हेलो टू ऑल आवर कम्युनिटी मेंबर्स। मिशन आईएएस पीसीएस में आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, इन द कमिंग डेज आई विल बी गोइंग टू लॉन्च द टॉपिक वीडियोस ऑन इंटरनेशनल रिलेशन। तो ओनली आईएएस के जो मैगजीन्स हैं इंटरनेशनल रिलेशन वाले, उसको हम डिस्कस करना शुरू करेंगे। बट बिफोर दैट, जैसा कि आपको पता है कि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ज़रूर डिस्कस करना चाहते हैं, ताकि आपको भी फेयर आइडिया लगे कि क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं एंड हाउ योर अप्रोच शुड बी टू स्टडी द इंटरनेशनल रिलेशन। और एक बात और मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि इंटरनेशनल रिलेशंस अनलाइक ऑल अदर सब्जेक्ट्स जो आप पढ़ते हो, लाइक योर जियोग्राफी, लाइक योर इथिक्स, लाइक योर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये सारी चीज़ें जो भी है, यहाँ पर आपको उतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजीज़ में जाने की ज़रूरत नहीं होगी। क्यों? डायरेक्ट फंडा है यहाँ पर। जो भी इंटरनेशनल रिलेशन में करंट अफेयर्स से जुड़े मुद्दे चल रहे हैं और कुछ मेजर एग्रीमेंट्स लेट से होते हैं, तो उन्हीं सब के ग्राउंड को ध्यान में रखकर क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है। हम सारे एग्जाम्पल्स देखकर डिस्कस करके आपको समझा कर ये साबित कर देंगे कि एक्चुअली इसी टाइप से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपकी जो प्रिपरेशन करने की दशा और दिशा होगी, वो डेफिनेटली एक सही डायरेक्शन में चली जाएगी और इससे आप अपने आप को मजबूत पाओगे टू डील विद द इंटरनेशनल रिलेशंस क्वेश्चन। तो बिना देरी किए हुए हम स्टार्ट करेंगे। लेकिन सबसे पहली बात, आई एम रियली सॉरी बिकॉज लंबे समय से आपको वीडियो नहीं मिल रही थी और कुछ कारण था। आई हैड ऑलरेडी शेयर्ड इट विथ यू एंड डेफिनेटली योर पॉजिटिव responses motivates us to make videos more and more regarding the मेंस टॉपिक और इंटरनेशनल रिलेशंस, जो कि एक काफ़ी लंबा टॉपिक है, 170-80 पेजेस की ये टॉपिक है। बट मैंने ये जिम्मा उठाया है कि आपको ये कवर करवा दिया जाएगा, बस आपको हमारे साथ जुड़े रहना है। एक और बात मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि जो भी मैंने वीडियोस अभी तक आपको दी है, बताई है, पढ़ाई है, उससे हमने अभी तक एक भी रुपया अर्न नहीं किया है। ठीक है? ये मत सोचिएगा कि मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर रहा हूँ तो मुझे पैसे मिल रहे हैं। नो, क्योंकि ऑलरेडी यूट्यूब की पॉलिसी होती है, मोनेटाइजेशन ऑन होने की बात होती है, साथ ही साथ बाकी अदर इंटरनल प्रोसेस होती हैं। तो अभी जो मिनिमम थ्रेशोल्ड भी हमारा नहीं पहुंच पाया है, तो अल्टीमेटली फाइनेंशियल गेन्स तो कुछ नहीं हो रही है। लेकिन जाहिर सी बात है, जैसे जैसे सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे तो फाइनेंशियल गेन भी होगा। इसीलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ, शेयर करिए अपने फ्रेंड सर्कल के साथ, ताकि फाइनेंशियल एड ज़रूर मिल सके और हम आपके लिए और अच्छे से और क्वालिटी वाले वीडियोस लेकर आए और आपका भी बेनिफिट हो, हमारा भी बेनिफिट हो, और वी विल ग्रो टुगेदर, वी विल लर्न टुगेदर। ठीक है? सो ये सब मुद्दे हमने बात किए। अब चलते हैं टॉपिक डिस्कशन करने के मुद्दे पर। तो बिफोर डिस्कशन, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुस्कुराहट के साथ सब्सक्राइब करिए और मुस्कुराहट के साथ शेयर करना ना भूलें। शेयर करिए ज़रूर, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। शेयरिंग करना ज़रूरी है आपके लिए, तभी हमें एक प्रकार से मोटिवेशन मिलेगी। हम आपके लिए ऐसे ऐसे नए नए वीडियोज लाते रहें और आपकी जो भी कंसर्न से डाउट्स हैं वो सब दूर हो जाए। चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इन्वायरमेंट, जो भी उठा लो, उन सारे सेक्शंस के डाउट्स आपको क्लियर कर देंगे और आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे गवर्नेंस मैंने बताया आपको, गवर्नेंस में अब आप जब पढ़ोगे, वीडियो देखोगे और उसके बाद जब आप चीज़ों समझने की कोशिश करोगे, तो जाहिर सी बात है आसानी से आप चीज़ें समझ जाओगे। उसी प्रकार से सोसाइटी, सोसाइटी कितना भारी भरकम चीज़ लगता है, जैसे ज़िंदगी में कभी पढ़ी ना हो, लेकिन जब वीडियो देखोगे तो सोसाइटी की वीडियोज़ भी समझ में आएगी और जो भी सोशल मुद्दे हैं, स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं, क्या कंसर्न्स है, वोमेन के क्या कंसर्न्स है, ठीक है, सोसाइटी में क्या क्या मुद्दे डोमिनेट करते हैं, ड्यूरी सिस्टम है, ठीक है, एजुकेशन की कमी है, कोविड का इम्पैक्ट है, ये सारे के सारे मुद्दे हमने डिस्कस किए थे। और इन सब को एक बार देख लेने के बाद, समझ लेने के बाद, मुझे नहीं लगता कि आपको सोसाइटी की क्वेश्चंस में या फिर आंसर्स लिखने में कुछ समस्या आएंगे। बस शर्त यही है,
करंट अफेयर से जुड़े रहें, क्योंकि करंट अफेयर्स यूपीएससी की जान है एक प्रकार से। और चाहे इंटरनेशनल रिलेशन हो, चाहे आपका सोसाइटी हो, ये सब में करंट अफेयर्स यूपीएससी की जान है। इसमें पूछे ही जाते हैं, क्योंकि यूपीएससी हमेशा स्टैटिक पर फोकस नहीं करता। अगर स्टैटिक ही रहता तो फिर आपके स्टेट पीसीएस हो जाते हैं। ठीक है, स्टेट पीसीएस में आप देखोगे मेजोरिटी ऑफ पोर्शन स्टैटिक होते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको स्टैटिक के साथ डायनेमिक होते हैं, इसलिए वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशन माना जाता है यूपीएससी को। ये बात भी आप श्योर हो गए। ठीक है, तो अपनी एनर्जी बनाए रखिए, मोटिवेशन के साथ आगे बढ़ते रहिए, प्रकृति आपके साथ है। और जाहिर सी बात है, जितनी मेहनत आप करते हो प्रकृति उतना ही आशीर्वाद आपको प्रोवाइड करती है। आप आगे बढ़ोगे डेफिनेटली। आप अपने बलबूते के आधार पर, आप अपनी मेहनत, हिम्मत, लगन, परिश्रम, मोटिवेशन, इन सब के आधार पर आप अपने मंजिल को पाओगे। ये हमारा भी भरोसा है और प्रकृति भी आपको आशीर्वाद देती है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द डिस्कशन। तो देखो, जब हम इंटरनेशनल रिलेशन की बात करेंगे तो 2-3 मुद्दे मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ। पहली बात, जो हमारा इंटरनेशनल रिलेशन होता है ना, कोई दोस्ती यारी प्यार मोहब्बत वाली नहीं होती है। यहाँ पर म्यूचुअल बेनिफिट होता है, यानी कि हम अगर कोई रिलेशन इस्टेब्लिश करते हैं तो हमारा आपसे फ़ायदा होगा और आपका हमारे से फ़ायदा होगा। बाकी जो पीपल टू पीपल टाइज सब की बात करते हैं वो सब बात की बात होती है, लेकिन मेन यही होता है म्यूचुअल बेनिफिट। तो जैसे हम अगर आज यूएस के साथ रिलेशन बनाते हैं, ठीक है, तो हमारा बेनिफिट ये है कि हमारा जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है या फिर डिफेंस सिक्योरिटी के टर्म्स में हम ताकतवर होंगे। कैसे? बहुत सारे प्रोडक्ट्स हम उनसे इंपोर्ट करते हैं, साथ ही साथ यूएस एक पावर हब है। तो जाहिर सी बात है, अगर हमारे को दिक्कत होगी तो भविष्य में यूएस से हमेरी मदद करने आ सकता है। ये सब बातें उसी प्रकार से हम रशिया के साथ बनाएंगे, है ना। उसी प्रकार से हम एनर्जी सिक्योरिटी हमें मजबूत करना है तो हम क्या करेंगे, जो वेस्ट एशियन कंट्रीज हैं, आप देखते ही हो, सऊदी अरेबिया है, ईरान है, उन सब के साथ हमारे रिश्ते सुनहरे होंगे, मजबूत होंगे। क्यों? बिकॉज म्यूचुअल बेनिफिट। ठीक है, नेशनल इंटरेस्ट इज द प्रायोरिटी। 2-3 चीज़ें याद रखना है, नेशनल इंटरेस्ट, म्यूचुअल बेनिफिट, ठीक है, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट और आपका डिफेंस सिक्योरिटी। इन सब के मुद्दे पर हमारा रिलेशंस घूमता फिरता रहता है, तो टहलते रहते हैं हमारे इंटरनेशनल रिलेशन इन्हीं सब मुद्दे पर। इसलिए मैं आपको बताता हूँ, जब भी हम बायलैटरल रिलेशन डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर क्या बातें आएंगी, उसको हम और भी क्लियर कर देते हैं। चलो ठीक है, एक होता है बायलैटरल, एक होता है मल्टीलेटरल, ठीक है, और एक होता है आपका रीजनल, एक होता है आपका ऑर्गेनाइजेशन। तो देखो, जब हम बात करते हैं बायलैटरल में, तो बायलैटरल रिलेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 2 टाइप आ जाएंगे। एक आपका आ जाएगा नेबर के साथ रिलेशन, और एक आपका आ जाएगा नॉन नेबर के साथ रिलेशन। जैसे इंडिया की बात करते हैं, लेट से छोटा सा प्यारा सा हम भारत का मैप बनाने का कोशिश करते हैं। ये हमने भारत की मैप बनाई, होप मैप थोड़ा बढ़िया बना होगा। ठीक है, तो ये हमने भारत की मैप बना दी। अब यहाँ पर देखिए, इधर क्या है, पाकिस्तान है। अब यहाँ पर क्या है, इधर चाइना है। इधर क्या है, बांग्लादेश है। इधर क्या है, श्रीलंका है। ठीक है, इधर क्या है आपका मालदीव है। ठीक है, फिर इधर आपका मॉरिशस है। तो इतने सारे देश हमारे साथ जुड़े हैं। इधर आपका नेपाल है, इधर आपका भूटान है, ठीक है, इधर आपका म्यांमार भी है। तो ये सब क्या है, आपके नेबर कंट्रीज। ठीक है, तो नेबर कंट्रीज मतलब क्या, सब देख रहे हो इंडिया के साथ सटे हुए हैं, जुड़े हुए हैं। तो जाहिर सी बात है, हम इनके साथ जो भी रिलेशंस डील करते हैं, रिलेशन इस्टेब्लिश करते हैं, चाहे अच्छे हो या बुरे हो, तो ये हो गया आपका नेबरहुड रिलेशंस। अब इन्हीं सब में हम एक ग्रुपिंग बना दें, लेट से कि इंडिया भी शामिल है, पाकिस्तान भी शामिल है, चाइना भी शामिल है, लेट से श्रीलंका भी शामिल है। ठीक है, लेट से हमने ग्रुप बना दिया यूनियन ऑफ स्टेट। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, ये रीजनल ग्रुपिंग हो गया। ठीक है, बिकॉज एक रीजन में ये ग्रुपिंग बनाई गई है। उसी प्रकार से लेट से कि इंडिया है, उसके बाद इधर जो भी कंट्रीज है इसका हमने ग्रुपिंग बना दिया, तो ये हो गया आपका रीजनल ग्रुपिंग। ठीक है, ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ये सब छोटे छोटे पॉइंट मैं आपको इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आपको ये क्लियरिटी आ जाए। उसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर जाएंगे। ये सब छोटे छोटे मुद्दे आपको क्लियर हो जाने जरूरी है। तो ये हो गया। अब आप बताओ, बायलैटरल रिलेशंस में जो दूसरा है नॉन नेबर के साथ रिलेशन। नॉन नेबर के साथ रिलेशन मतलब
जैसे हमने कोई वेस्ट एशियन कंट्रीज के साथ रिलेशन किया, सऊदी अरबिया के साथ कर लिया, यूएस के साथ किया, रशिया के साथ किया, 1-to-1 रिलेशन। तो बायलैटरल मतलब क्या है? दो देश शामिल होते हैं, लेकिन दो देश शामिल होते हैं या तो वो नेबर्स हो सकते हैं या नॉन नेबर्स हो सकते हैं। तो नॉन नेबर्स होंगे जैसे यूएसए के साथ हो गया, या फिर रशिया के साथ हो गया, या फिर आपका ईरान के साथ हो गया, या फिर आपका ब्राज़ील के साथ हो गया, इसराइल के साथ हो गया। इतने सारे तो देश है, 193 कंट्रीज प्लस। ठीक है, तो हो गया आपका बायलैटरल में नॉन नेबर्स। और नेबर्स में हमने देखा चाइना ये सब है। अब जब आप नॉन नेबर्स को डिस्कस करते हो तो उसके कुछ अलग मुद्दे रहते हैं। वहाँ पर हम सोचते हैं कि कैसे ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, इकोनॉमिक कॉपरेशन, पीपल टू पीपल टाइज, टूरिज्म, ये सब बढ़े। नेबर्स के साथ जब हम रिलेशन डील करते हैं तो यहाँ पर भी ये मुद्दे होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या ऐड हो जाता है? बॉर्डर सिक्योरिटी, डिफेंस, टेररिज्म का मुद्दा। ठीक है, ये सब होते हैं कि नहीं। चाइना के साथ हम डील करते हैं तो क्या रिलेशन आ जाता है? भारत का स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, भारत की सिक्योरिटी, बॉर्डर डिस्प्यूट। पाकिस्तान के साथ डिस्कस करते हैं तो क्या आ जाता है? बॉर्डर डिस्प्यूट, है कि नहीं है? तो वही बात यहाँ से निकल कर आती है। तो आपको ये सब बातें ध्यान रखनी है। तो बायलैटरल हो गया। अब बायलैटरल के बाद चलते हैं मल्टीलेटरल। मल्टीलेटरल में हमने आपको बताया दो प्रकार के हो सकते हैं, एक तो रीजनल ग्रुपिंग हो सकता है, एक इंटरनेशनल हो सकता है। रीजनल ग्रुपिंग मैंने बता दिया, जैसे आपका इंडिया का हमने देखा सार्क ले लो, ये क्या है? रीजनल ग्रुपिंग है। उसी प्रकार से आसियान देख लो, तो ये साउथ ईस्ट एशियन नेशन जो 10 कंट्रीज है उसका ग्रुपिंग है, तो ये रीजनल ग्रुपिंग हो गया। उसी प्रकार से आप और भी ले सकते हो, एससीओ भी ले सकते हो, ये भी हो जाएगा, लेकिन एससीओ में जो देश हैं वो दूर दूर है। ठीक है, उसी प्रकार से आप बिम्स्टेक ले लो, हाँ बिम्स्टेक ले सकते हो। तो हो गया आपके रीजनल ग्रुपिंग्स। ठीक है, जो रीजनल कंट्रीज एक साथ आए हैं और बेसिकली वो अपना ग्रुपिंग बना रहे हैं और जो भी मुद्दे हैं उनको सॉर्ट आउट करेंगे। ठीक है, तो ये सब बातें निकल कर आती है। तो रीजनल ग्रुपिंग हो गया। मल्टीलेटरल में एक हो गया आपका इंटरनेशनल। इंटरनेशनल में क्या होगा? जाहिर सी बात है, जो काफ़ी ज़्यादा देश इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, जैसे G20 बात कर लो। G20 में क्या है? भारत है, अफ्रीकन नेशन है, या फिर आपका ऑस्ट्रेलिया है, मैक्सिको है, ये सब G20 में शामिल है, इंक्लूडिंग G7। और G20 की बात करें तो क्या है आपका? G7 प्लस रशिया प्लस 11 अदर कंट्रीज प्लस यूरोपियन यूनियन एज एन ऑर्गेनाइजेशन। तो 11 और ये 7, 18 और एक 19 और एक 20। हाँ ठीक है, ये बात हो गई। उसके बाद G7 भी ले सकते हो आप। तो ऐसे बहुत सारे आपको ग्रुपिंग्स मिलेंगे, लेकिन क्या सारे ग्रुपिंग पढ़ने हैं? नहीं। यही तो मज़ा है आपका इंटरनेशनल रिलेशन का, सारे ग्रुपिंग्स नहीं पढ़ने हैं, सारे इंटरनेशनल रिलेशन नहीं पढ़ने हैं। तो फिर सर आप बता क्यों रहे हो? तो बेसिकली बता रहे हैं ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए, और हम उन्हीं टॉपिक को ज़्यादा फोकस करेंगे जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। और कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्या क्वेश्चन आते हैं, वो आपके सामने आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर है, जो कि हम डिस्कस करेंगे। आप भी साथ साथ देखना, रिव्यू करना, आपको भी आनंद आएगा, आपको भी समझदारी विकसित होगी कि कैसे हम एनालिसिस करते हैं। ठीक है, वैसे तो मैंने पूरा स्क्रीन को लाइट कलर से हैवी कलर बना दिया है, लेकिन चलो इसको मिटाना पड़ेगा। मैप सुंदर लगा कि नहीं भारत का, आप बताओ जल्दी से। अगर सुंदर लगा तो एक लाइक ठोकिए माँ भारत के नाम पर। उसी प्रकार से हम आगे डिस्कस करते हैं। तो होप ये जो बेसिक चीज़ें हैं, बायलैटरल क्या होता है, मल्टीलैटरल क्या होता है। हाँ एक और, ये जो आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे यूएन हो गया, यूनाइटेड नेशन ले लो, या फिर आपका जो और क्या एससीओ को भी ले सकते हो, WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी ज़्यादा न्यूज में रहा है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कोविड-19 के दौरान। उसी प्रकार से वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन बार बार मुद्दा रहता है। अब क्या होता है ना, यूपीएससी का क्यों फेवरेट है इंटरनेशनल रिलेशन? वो इसीलिए क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा करंट अफेयर्स के स्कोप हो जाते हैं। हिस्ट्री में स्कोप लिमिटेड है भाई साहब, क्या ही आप हिस्ट्री में करंट अफेयर जोड़ोगे अनटिल एंड अनलेस कुछ डिस्कवरी हो जाए। लेकिन इंटरनेशनल रिलेशन में हर एक साल समिट होता है, हर एक साल आपके बायलैटरल रिलेशंस में कुछ एग्रीमेंट्स होती हैं, और उस एग्रीमेंट्स के हाईलाइट निकल कर आते हैं। तो भारत के लिए क्या इंपॉर्टेंस है, ये सब मुद्दे को ग्राउंड मानकर पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। समझ में आया? जैसे यहाँ पर आप देखिए, आपके सामने आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ऑकस ऑकस 2021 में बना था ना, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस, ये 3 ग्रुपिंग है, 3 देशों का ग्रुपिंग। उसी प्रकार से I2U2 ले लो, इंडिया, इजराइल, यूएस, यूके, मतलब इंडिया, इजराइल, यूएस और यूएई है, यूके नहीं है। ठीक है,
उसी प्रकार से आपका क्वाड जब चर्चा में आया था तो क्वाड पूछ लिया, उसी प्रकार से I2U2 चर्चा में आया तो I2U2 में भी पूछ सकता है, उसी प्रकार से आपका ये जो ऑकस आया तो ऑकस पूछ लिया। ठीक है, तो आप देखिए कि किस प्रकार से करंट अफेयर से जोड़ के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो होप यू अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। और WTO का मुद्दा सदाबहार है, हम यहाँ पर देखेंगे कि क्या क्या मुद्दे रहते हैं जो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। WTO काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर एक साल नहीं तो 2 साल में एक बार पूछ ही लेंगे, या फिर ऐसा कोई मुद्दा जो काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है। जैसे अभी जो है WTO में कौन सा मुद्दा लेकर टहल रहा है वो WTO, तो फिशिंग सब्सिडी को लेकर WTO में मुद्दा चल रहा है, तो हो सकता है इस पर पूछ लिया जाए। लेकिन WTO भी अभी कुछ समय से इनफेक्टिव है, बिकॉज जजेज ये पॉइंट नहीं हो रहे अपीलिएट बॉडी में। इसी प्रकार से WHO, कोविड-19 के दौरान WHO एक्सपोज हो गया कि भाई साहब क्या ही करते हो, इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो के लेकिन पैंडमिक को हैंडल नहीं कर सके, तो व्हाट इज योर रिलेवेंस, बताओ आप ही। कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है लेकिन ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन ही नहीं कर रही है, मुद्दे जिस मुद्दे के लिए वो बना था वो मुद्दा ख़त्म ही नहीं हो रहा, वो मुद्दे डील ही नहीं हो पा रहे, तो फिर उसका एग्जिस्टेंस का क्या फ़ायदा। तो इसलिए उसके रिलेवेंस पर सवाल उठ गया, तो क्या रिफॉर्म किया जाना चाहिए उस पर पूछ लिया जा सकता है। के बाद यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी रिफॉर्म्स ले लो, बार बार ये मुद्दे, भारत हर एक बार यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी रिफॉर्म्स की बात करता है। बोला जाता है कि भाई साहब ये बना था 1945 में, लेकिन अभी 2023 आने वाला है, तो 1995 का ओरिएंटेशन को आप लाकर 2022 में चला रहे हो, कैसे काम चलेगा। नए नए देश बन गए हैं, राइजिंग पावर है इंडिया चाइना जैसे देश, उसी प्रकार से जो आपका ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर है, इकोनॉमिक ग्रेविटी है, ये सब कीवर्ड भारी भरकम चीज। इकोनॉमिक ग्रेविटी किधर आ गई है, इकोनॉमिक ग्रेविटी एशिया की तरफ आ गई है ना। इकोनॉमिक ग्रेविटी मतलब क्या होता है, इकोनॉमिक पावर हाउस। जैसे चाइना को देख लो, इंडिया को देख लो, इंडिया का टारगेट भी है कि $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना चाहता है, तो है ना इकोनॉमिक ग्रेविटी। चाइना ऑलरेडी इंडिया के GDP से 5 गुना ज़्यादा है वहाँ का, तो क्या है, इकोनॉमिक ग्रेविटी है कि नहीं है। तो यही सब बातें हैं जो बताता है कि हाँ भाई साहब रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। सिर्फ 5 देश मिल के डिटो कर देते हैं ये तो नहीं चलेगा ना। अब इतना सारा देश है, अफ्रीका से कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं, जबकि यूरोप से 2-2 देश का रिप्रेजेंटेशन है। ये सब मुद्दे UNSC में चलते रहते हैं, तो UNSC का रिफॉर्म की भी ज़रूरत है। साथ ही साथ WHO हमने बात किया। उसके बाद इंडियन डायस्पोरा में 2 एंगल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो ये कि जो इंडियन डायस्पोरा है किस प्रकार से वो सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ग्रोथ ऑफ इंडिया में वो कंट्रीब्यूट करता है। पहली बात तो ये, जब भी आप क्वेश्चन देखोगे तो इसी टाइप से होगा। इसके रिवर्स कर दो, किस प्रकार से जो आपका इंडियन डायस्पोरा है वो दूसरे देश की सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करता है, यही तो एंगल बनता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इंडियन डायस्पोरा क्या होता है, बेसिक डेफिनेशन। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि कुछ सर्टेन फैक्ट्स डाटा, इंडियन डायस्पोरा की क्या संख्या है, कहाँ पर क्या है, क्या डिस्ट्रीब्यूशन है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि इसका इम्पैक्ट सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर इंडिया एंड इसका इम्पैक्ट फॉर सोशियो डेवलपमेंट ऑफ अदर कंट्री। जैसे यहाँ पर आप देख लो क्वेश्चन आपके सामने है, पहला क्या पूछा, यहाँ पर अब क्या है, दूसरा एंगल ज़्यादा पूछ रहा है। पहले एंगल से तो बहुत बार क्वेश्चन हो सकता है पूछा होगा इन्होंने कि भाई साहब भारत के सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या इंडियन डायस्पोरा का रोल है, लेकिन अब जो है एंगल घुमा दिया जा रहा है। यहाँ पर आप देखना, ऑब्जर्व करना, 2020 में जो क्वेश्चन पूछा गया, इंडियन डायस्पोरा हैज़ ए डिसिसिव रोल टू प्ले इन द पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमी ऑफ अमेरिका एंड यूरोपियन कंट्री। तो इंडियन डायस्पोरा का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल चल रहा है टू सेव द पॉलिटी एंड इकोनॉमी ऑफ अमेरिका एंड यूरोपियन कंट्रीज। कैसे बता सकते हो, जो भी आपके IITian सब होते हैं वहाँ पहुँच जाते हैं और अल्टीमेटली वहाँ की इकोनॉमी, वहाँ की डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करते हैं। अभी आप देख सकते हो एक प्रकार से जो UK के प्राइम मिनिस्टर बने हैं वो भी क्या है, इंडियन ऑरिजिन है, लेकिन वहाँ की पॉलिटिक्स संभाल रहे हैं कि नहीं संभाल रहे। उसी प्रकार से अमेरिका में आप देख लो बहुत सारे इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स, इंडियन ऑरिजिन पर्सन वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन संभाल रहे हैं। तो जब वो वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन संभाल रहे हैं तो जाहिर सी बात है वहाँ के पॉलिटिक्स, वहाँ के इकोनॉमी में रोल तो प्ले कर ही रहे हैं। ठीक है, सुंदर पिचाई का नाम आप लिख सकते हैं, अभी रिसेंटली जो रिजाइन हुआ है पराग अग्रवाल जो CEO थे ट्विटर के, उनका भी आप देख सकते हो। साथ ही साथ जो आपके सत्य नडेला जी हैं, माइक्रोसॉफ्ट CEO है ना,
तो ये सब आप एग्जाम्पल यूज कर सकते हो। तो भर ही पड़े हैं एग्जाम्पल्स, बस आपको आंखें खोल कर रखनी है, नज़र एकदम चील की तरह होनी चाहिए, ठीक है, कि एक ही बार में आप पॉइंट को पकड़ लो। तो इस प्रकार से हम डिस्कस कर रहे हैं। होप आपको इन वीडियो से लाभ आएगा। तो इतना सारा हमने जो लेक्चर आपको बताया है वो सिर्फ इतना सार निकलता है कि भाई साहब कुछ नहीं है, इंटरनेशनल रिलेशन हुआ है, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके समस्या का समाधान के लिए हम खड़े हैं धरती पर, और समस्या का समाधान आपका हम करेंगे, ठीक है। तो अब थोड़ा सा आपको हल्का लग रहा होगा सब्जेक्ट, आपका जो माइंड है ना वो थोड़ा सा पीसफुल महसूस कर रहा होगा अगर आपने इन बातों को थोड़ा सा ध्यानपूर्वक सुना होगा। क्योंकि एक इमेज बना रहता है डरावना सा कि भाई साहब इंटरनेशनल रिलेशन है, क्या होगा, हमें तो हिस्ट्री के बारे में पता ही नहीं, पॉलिटी के बारे में पता ही नहीं, क्या होगा, कुछ नहीं होगा भाई साहब, हम है ना, कुछ नहीं होगा। तो ये बातें हो गई। चलिए अब थोड़ा सा अंदर घुसते हैं, टॉपिक के अंदर, क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हम साफ कर देते हैं, उसके बाद हम आपको ये बताएंगे। ओके, ठीक है। So let's start with the first topic, that is India and its neighborhood relation। देखो ये जो क्वेश्चन है वो 2013 से 2021 के पीरियड का है, तो 2022 का क्वेश्चन एक्सक्लूडेड है। आई रिकमेंड कि आप क्वेश्चन पेपर खोलकर इंटरनेशनल रिलेशन के जो क्वेश्चंस आए हैं उसको ज़रूर देखिएगा, टू डेवलप अंडरस्टैंडिंग कि किस प्रकार का पैटर्न चल रहा है। तो लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट, इंडिया एंड इट्स नेबरहुड रिलेशन। देखो यहाँ पर दो तीन बातें हमने ऑब्जर्व की है। पहली बात तो ये कि इंडिया और नेबरहुड रिलेशंस को लेकर जो क्वेश्चंस है ना वो रिसेंट टाइम्स में आने कम हो गए। कैसे, मैं ये बता रहा हूँ। तो देख लो लास्ट टाइम कब पूछा गया था, 2022 का मुझे आइडिया तो नहीं है, लेकिन लास्ट टाइम 2018 में पूछा गया था, फिर आपका 2017 में, उसके बाद 2017, 2016, तो इस प्रकार से आपका क्वेश्चंस चल रहा था। तो अल्टीमेटली 2019, 20, 21 इन 3 सालों में नेबरहुड रिलेशन से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा है। जैसे आप देख लो इंडिया पाकिस्तान का रिलेशन डायरेक्ट नहीं पूछा गया है, या फिर इंडिया श्रीलंका का रिलेशन डायरेक्ट नहीं पूछा गया है। तो ये ट्रेंड हमने पहली बार ऑब्जर्व किया है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर क्वेश्चन पूछा भी जाता है तो किस एंगल को ध्यान में रख के पूछा जाता है, कि अगर लेट्स से कि कोई दो देश, कोई दो नेबर कंट्रीज है, लेट्स से इंडिया श्रीलंका की बात कर ले या फिर इंडिया चाइना की बात कर ले, लेट्स से कोई इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट होता है, चाहे वो डिफेंस एग्रीमेंट हो या फिर इकोनॉमिक एग्रीमेंट हो, लेट्स से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ही साइन हो गया, तो ऐसे में क्वेश्चंस पूछ लेने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। ये मैं कैसे बता रहा हूँ, ये मैं बता रहा हूँ 2018 के क्वेश्चन के तर्ज पर, एज वेल एज और भी जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप देखिए, नंबर ऑफ आउटसाइड पावर्स entrench themselves in Central Asia। Now Central Asia is what? Central Asia is जो 5 कंट्रीज है आपके, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, है ना, वो सब जो 5 कंट्रीज हैं उनको सेंट्रल एशिया रीजन कहते हैं। तो वहाँ पर बहुत सारे पावर आ रहे हैं, चाइना भी आ रहा है, ठीक है, यूएस की भी तरफ से इंटरेस्ट दिख रहा है, साथ ही साथ और भी देश वहाँ पर अपना इंटरेस्ट शोकेज कर रहे हैं, चाइना तो है ही है, ठीक है। तो भारत भी वहाँ पर इंटरेस्ट शोकेज कर रहा है। भारत क्यों शोकेज कर रहा होगा, जाहिर सी बात है, वहाँ पर एनर्जी एंड मिनरल रिसोर्सेज काफ़ी अच्छे खासे हैं, तो इसलिए भारत भी अपना इंटरेस्ट दिखा रहा है एनर्जी सिक्योरिटी के लिए। अब बताओ, जब नंबर ऑफ आउटसाइड पावर्स सेंट्रल एशिया में पहुँच रहे हैं जो भारत के लिए भी इंटरेस्ट रखता है, तो इसका क्या इम्प्लीकेशन होगा इन दिस कंटेक्स्ट, जब इंडिया अश्वघाट एग्रीमेंट को साइन करेगा। तो सिंपल सा भाषा में बात करें तो उस समय अश्वघाट एग्रीमेंट काफ़ी ज़्यादा चर्चा में था, 2018 में ही हुआ था, और भारत के लिए क्या सिग्निफिकेंस है इस पर क्वेश्चन पूछ लिया गया। तो अश्वघाट एग्रीमेंट, और थोड़ा सा आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग याद होनी चाहिए कि सेंट्रल एशिया की बात करते हैं तो वहाँ पर आपका रिसोर्सेस क्या है, ठीक है, इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस वहाँ की क्या है। साथ ही साथ ये भी आप देखो कि सेंट्रल एशिया के साथ अगर हमारी कनेक्टिविटी बन जाती है तो हम यूरोप तक पहुंच सकते हैं, रशिया तक पहुंच सकते हैं, समझ में। तो दो तीन इंपॉर्टेंट बातें याद रखने की ज़रूरत होती है। एक तो कनेक्टिविटी,
क्योंकि सेंट्रल एशिया की एक्सेसिबिलिटी मिल जाती है तो हम अन्य यूरोप और जो आपके एशियन कंट्रीज तक एक्सेस पा सकते हैं। और उसके बाद दूसरी बात होती है कि वहाँ पर रिजर्व्स मिनरल रिसोर्सेज के काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो ये सब थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड पता होना चाहिए ताकि आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए। तो ये बात हो गई। तो आप देखो एग्रीमेंट हुआ, पूछ लिया गया। उसी प्रकार से यहाँ पर आप देख लो प्रोजेक्ट मौसम, हो सकता है 2015 में लाया गया होगा। तो प्रोजेक्ट मौसम एक यूनिक फॉरेन पॉलिसी इनिशिएटिव है इंडियन गवर्नमेंट का, जिसके माध्यम से नेबर्स के साथ रिलेशंस इंप्रूव किए जा सकते हैं। तो क्या इस प्रोजेक्ट का स्ट्रेटेजिक डायमेंशन है, तो इसको डिस्कस करने की बात की जा रही है। तो प्रोजेक्ट मौसम किस प्रकार से आपका रिलेशंस नेबर्स के बीच बढ़ाएगा, इस पर आपको फोकस करना है। आपको याद होगा मिशन सागर लाया गया था, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल रीजन, वो भी कुछ इसी टाइप का आधारित है, लेकिन इस पर क्वेश्चन पूछा नहीं गया वैसे मिशन सागर पर, लेकिन आप कंटेक्ट समझ रहे होगे। ठीक है, ये बातें हो गई। उसके बाद आप देखो 2015 में 2015-16 वो ऐसा फेज था जहाँ पर आपका टेररिज्म काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिल रहा था पाकिस्तान की तरफ से, उरी अटैक, ठीक है, पुलवामा अटैक, या फिर आपका और 2-3 हुआ था ना अटैक। तो उसी कंटेक्स्ट में ध्यान रखकर क्वेश्चन आपका पूछ लिया गया। यहाँ पर आप देखिए 2016 की बात कर रहे हैं। क्रॉस बॉर्डर टेररिस्ट अटैक इन इंडिया and growing interface in the internal affairs of several member states by Pakistan are not conducive for the future of the SARC. Explain with suitable example. ये किस कंटेक्स्ट में पूछा गया था, आपको ध्यान होगा जब पुलवामा अटैक आई थिंक ही हुआ था, और तब बहुत सारे देश इंक्लूडिंग इंडिया सार्क को या सार्क के मीटिंग को अटेंड करने से डिस्कार्ड कर दिए थे। तो ऐसे में क्या होगा, सार्क की रेलेवेंस ख़त्म ही हो गई। आप देख लो सार्क की मीटिंग ही नहीं होती है, उसकी जगह पर बिम्स्टेक अपना मीटिंग उसका देखने को मिलता है, लेकिन सार्क की मीटिंग बिल्कुल रद्द हो गई है। जब से वो अटैक हुई थी तो अल्टीमेटली मेंबर कंट्री ने बॉयकट कर दिया था। ये बात हो गई। तो किस प्रकार से आपका पूछा गया ये देख सकते हो आप। उसी प्रकार से 2015 में आप देख लो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ एंड म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट, इसने इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन को ख़राब किया। बिल्कुल सही। सबसे बड़ा मुद्दा जो आता है इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन में, एक तो टेररिज्म आता है जो आज भी पाकिस्तान स्पॉन्सर करता है, और दूसरी इंपॉर्टेंट है म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट। ठीक है, भरोसा नहीं है। और तीसरा एक और बात भी आप जोड़ सकते हो, क्या है वो, बॉर्डर डिस्प्यूट। अब बॉर्डर डिस्प्यूट वही है, म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट है तो कहाँ से बॉर्डर डिस्प्यूट रिजॉल्व होगी, तीसरी बात तो ये निकल कर आ जाती। तो यहाँ पर क्या पूछ लिया गया है कि हाँ हम समझ रहे हैं कि टेररिस्ट एक्टिविटीज़ एंड म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट इसने रिलेशंस को ख़राब किया है। तो सॉफ्ट पावर क्या होता है, हम लड़ाई और तलवार के माध्यम से नहीं हासिल करना चाहते। सॉफ्ट पावर मतलब बातचीत या फिर पीपल टू पीपल टाइज बढ़ाकर, ठीक है, दिलों में कमल के फूल खिलाकर, इस टाइप की फीलिंग, भावनाओं को समझिएगा। तो इस प्रकार से कल्चरल लिंकेजेज एक्सचेंजेस के माध्यम से गुडविल जनरेट हो सकता है दोनों देश के बीच में, और रिलेशन अच्छे हो सकते हैं। तो सॉफ्ट पावर पर फोकस किया गया कि क्या सॉफ्ट पावर जो है रिलेशंस अच्छे करवा सकता है, कितने हद तक। तो आपको सुटेबल एग्जांपल देना है। जैसे अभी जो आपका हुआ था ना, कौन सा गुरुद्वारा, करतारपुर साहिब गुरुद्वारा, तो वो भी आपका सॉफ्ट पावर का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर आप देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई थिंक इस पर आपको फोकस भी करना चाहिए कि चाइना जो है वो अपना इकोनॉमिक रिलेशन पॉजिटिव ट्रेड सरप्लस का इस्तेमाल करके एशिया में अपना मिलिट्री पावर स्टेटस को बढ़ा रहा है। तो इस प्रकार के इनिशिएटिव जो चाइना कर रहा है उसका इम्पैक्ट इंडिया पर क्या पड़ेगा। अब यहाँ पर हम आपको एग्जांपल बताते हैं। जैसे इंडिया का हम मैप बात करते हैं, इंडिया की मैप हमने बनाई लेट से, ठीक है। अब इधर बांग्लादेश है, इधर श्रीलंका है। अब यहाँ पर आप देखो श्रीलंका में चाइना खूब इन्वेस्ट कर रहा है, और अभी तो श्रीलंकन क्राइसिस कर रही है, और जिसका वन ऑफ द कारण बोला जाता है डेप्ट पॉलिसी ऑफ चाइनीज। यहाँ पर हम्बनतोता पोर्ट लीज पर ले लिया गया चाइना के द्वारा। साथ ही साथ ईस्ट कंटेनर टर्मिनल
जो पोर्ट है उसका डेवलपमेंट भी चाइना के हाथ में चला गया। साथ ही साथ BRI पर सहमति हो गई है। उसी प्रकार से बांग्लादेश में कुछ पोर्ट पर एक्सेसिबिलिटी चाइना का आ गया है, BRI का समर्थन दे दिया है। उसी प्रकार से पाकिस्तान को ले लो, समझ में आया? और स्ट्रिंग ऑफ पल्स के बारे में आपने सुना भी होगा। तो क्या ये इंडिकेट कर रहा है कि एक तो इकोनॉमिक रिलेशन इतना ज़्यादा वेल इस्टेब्लिश कर लिया है चाइना। जैसे भारत के साथ भी अगर हम बात करें तो भारत के साथ ट्रेड डेफिसिट ही होता है, लगभग आई थिंक कि 77 से 80 बिलियन डॉलर का भी ट्रेड डेफिसिट चला जाता है इंडिया की बात करें। उसी प्रकार से श्रीलंका इतना ज़्यादा डिपेंडेंट है इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स ऑफ द चाइनीज। बांग्लादेश को ले लो, पाकिस्तान को ले लो, तो इकोनॉमिक रिलेशन बन गए, ठीक है। और चाइना का फॉरेन एक्सचेंज तो आपको पता है भरपूर बैठा हुआ है। तो इससे क्या हो रहा है कि चाइना ने इन सब देशों को इकोनॉमिकली अपने कंट्रोल में कर रखा है। तो मिलिट्री बेस भी एस्टैब्लिश कर रहा है, जैसे श्रीलंका में, या फिर आपका ओमान में आई थिंक मिलिट्री बेस स्थापित किया था, ठीक है। तो इतना सब डेवलपमेंट जो कर रहा है, या फिर इंडियन ओशियन रीजन में अगर सीधी बात करें अपना प्रेजेंस बना रहा है, तो इससे भारत पर इम्पेक्ट होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, सिक्योरिटी कंसर्न्स, इंडियन ओशियन रीजन में अगर चाइनीज प्रेजेंस, जबकि चाइना इंडियन ओशियन रीजन में उसका कोई एग्जिस्टेंस तो है नहीं, वो तो साउथ चाइना सी में है। इंडियन ओशन में तो इंडिया का एग्जिस्टेंस है, लेकिन चाइना जो है वो अपनी पकड़ इंडियन ओशन रीजन में बना रहा है, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा अब तो अपने शिप्स का भी पेट्रोलिंग वो करता है इंडियन ओशन में, आप न्यूज़ में सुनते रहते होगे। उसी प्रकार से मिलिट्री बेस इस्टेब्लिश कर रहा है दूसरे देशों के कोऑपरेशन और इकोनॉमिक डिपेंडेंसी को बढ़ाकर। तो यही सब मुद्दे चल रहे हैं। तो इसका क्या इम्पैक्ट इंडिया पर पड़ेगा? आसान से आप आंसर लिख सकते हो, अगर थोड़ा सा सोचोगे आराम से आंसर आ जाएगा। तो ये हमने थोड़ा सा ओवरऑल डिस्कशन किया इंडिया नेबरहुड। तो इंडिया नेबरहुड में अगर हम अभी के कंटेक्स्ट की बात करें तो क्या ध्यान में आपको रखनी चाहिए? तो एक बात तो ये ध्यान रखनी चाहिए कि अगर चाइना से रिलेटेड कोई न्यूज आ रही है, जैसे अभी गलवान क्लैश हो गया, ठीक है, या फिर तवांग रीजन में जो चाइनीज़ इंट्रूड करने का प्रयास किया, तो क्वेश्चन बन जाता है, ठीक है। तो अगर करंट अफेयर्स में कवर की गई हैं तो उस एंगल से आप कवर करिएगा। एक हमेशा ये क्वेश्चन बना रहता है कि आखिरकार डिस्प्यूट या फिर बॉर्डर डिस्प्यूट सॉल्व क्यों नहीं हो पा रहा है। तो इस एंगल पर भी आप सोच सकते हैं पाकिस्तान के साथ बॉर्डर डिस्प्यूट क्यों नहीं सॉल्व हो पा रहा है और क्या प्रयास किए गए हैं, इस एंगल से पूछा जाता है। हम डिस्कस करेंगे, काफ़ी लंबा चला जाएगा वीडियो अगर हम बनाने का इसी में पूरा डिस्कस कर दे तो लंबा चला जाएगा। तो यहाँ पर देख लो क्वेश्चंस की संख्या कम हुई है, लेकिन हाँ अगर कोई मेजर एग्रीमेंट सब होता है तो क्वेश्चन पूछ लिए जाएंगे। और तीसरा इंपॉर्टेंट बात यह है कि चाइना को कंटेक्स्ट में लेकर क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, चाइना को कंटेक्स्ट में। और अगर पाकिस्तान की बात करें तो एक आपका जो रिलेशन ही अभी बंद पड़ गया है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, इसलिए क्वेश्चंस आने के चांसेस भी इधर से कम हो गए हैं, ये बात निकल कर आती, ठीक है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, एक बार आपका लोड हल्का कर दे कि डायरेक्ट रिलेशन के पर क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। जैसे बोलेगा डिस्कस इंडिया श्रीलंका रिलेशनशिप, ऐसा क्वेश्चन कभी आपने देखा है यूपीएससी में? नहीं पूछा है। इसी प्रकार से डिस्कस इंडिया चाइना रिलेशनशिप पूछा है? नहीं पूछा है। देख लो आपके सामने। इसका मतलब ऐसे उस एंगल से नहीं पढ़ने, हाँ थोड़ा सा बेसिक आपको जानना पड़ेगा, लेकिन एंगल आपको करंट अफेयर्स में ही ढूंढने पड़ेंगे। जैसे चाइना ने नया लैंड बॉर्डर लॉ कुछ लाया था, ठीक है, जिसके तहत लोकल अथॉरिटी को पावर दी गई थी फॉर द गवर्निंग ऑफ द बॉर्डर एरिया, जैसा कुछ न्यूज में आया था। तो वैसे हम डिस्कस करेंगे, करंट अफेयर्स से भी कवर हो जाएगा वैसे आपका। लेकिन होप ये टॉपिक पर आपको क्लियरिटी आ गई होगी कि क्या क्वेश्चन किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक ये है श्रीलंकन क्राइसिस। यहाँ पर हम क्या क्या मुद्दे देख सकते हैं? एक तो आपका श्रीलंकन क्राइसिस हम देखेंगे, ठीक है, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये करंट अफेयर से आपको प्रिपेयर कर लेने। साथ ही साथ आपका और कौन सा मुद्दा था,
हाँ, श्रीलंकन क्राइसिस हो गया। उसके बाद हम अन्य टॉपिक पर निकलते हैं। आगे आपका बायलैटरल रीजनल ग्लोबल ग्रुपिंग एंड एग्रीमेंट्स इन्वॉल्विंग इंडिया और अफेक्टिंग इंडियाज इंटरेस्ट। अब यहाँ पर आपको ध्यान ये रखनी है कि जो आपके बायलैटरल हो गए, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये जो सेक्शन है, ये बायलैटरल सेक्शन ले लो, रीजनल सेक्शन ले लो, ग्लोबल ग्रुपिंग ले लो, एग्रीमेंट्स ले लो, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। उसी प्रकार से ये जो आपका इफेक्ट्स ऑफ पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज है ना, इस पर भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अलॉन्ग विद जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो हम नीचे देखने वाले हैं, इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन एजेंसीज फोरम्स एंड देयर स्ट्रक्चर। क्वेश्चन यहाँ से भरपूर आजकल पूछे जा रहे हैं। कैसे, तो हम देख लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हम देखते हैं। कहाँ गया पूरा जो है पेज, गिजबिज हो गया एकदम। तो यहाँ पर देखिए, बायलैटरल मतलब क्या, नॉन नेबर्स के साथ रिलेशन आप देख लो। उसके बाद रीजनल और ग्लोबल ग्रुपिंग्स या एग्रीमेंट्स जिसमें इंडिया शामिल है या फिर इंडिया के इंटरेस्ट को अफेक्ट कर रहा है, तो वो बात है। तो जैसे पहला क्वेश्चन आप देख रहे हो 2021 में, अफ्रीका को रिलेट करके पूछ लिया गया है। क्या है क्वेश्चन? इफ द लास्ट फ्यू डिकेड्स वेयर of Asia's growth story, the next few are expected to be Africa's. So in the light of this statement, examine India's influence in Africa in recent year. कहने का मतलब ये है, जैसे एशिया एक समय काफ़ी पुअर था, लेकिन धीरे धीरे चाइना ग्रो किया, इंडिया ग्रो किया, और भी अन्य इकोनॉमीज ग्रो कर रहे हैं। तो जो एशिया है वो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक ग्रोथ की ट्रेजेक्टरी, डेवलपमेंट की ट्रेजेक्टरी पर आ गया है। लेकिन अभी अफ्रीका ने शुरुआत की है। कैसे? पॉपुलेशन वहाँ पर अभी हाई है, रिसोर्सेज की कमी नहीं है, स्किल्स एजुकेशन सब इम्प्रूव हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक समय ऐसा भी आएगा जब अफ्रीका भी राइज करेगा। तो जो चाइना है या फिर अन्य जो चालाक देश है, वो कहीं ना कहीं अफ्रीका के साथ रिलेशंस अभी से ही सुदृढ़ कर रहे हैं, ताकि उनको रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी हो जाए। अलॉन्ग विथ मार्केट, आप देख सकते हैं ह्यूज मार्केट है अफ्रीका, ठीक है। तो सब देश तो कर ही रहा है, लेकिन भारत क्या कर रहा है इस फील्ड में? तो भारत क्या कर रहा है इस फील्ड में, इस एंगल से आपको सोचना है और जवाब देना है। तो जैसे एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर आपने देखा होगा, ये एक स्टेप लिया गया, ठीक है। अलॉन्ग विथ बहुत सारे इन्वेस्टमेंट भारत अफ्रीका में कर रहा है। जो भी रिलेशंस हैं, बायलैटरल रिलेशन जैसे इजिप्ट के साथ, उन सबको इम्प्रूव करने का प्रयास कर रहे हैं। ये सब तो हमने कुछ पॉइंट बताए, अब सारे बताने लगेंगे तो टाइम ही खत्म हो जाएगा, ये बात है। उसी प्रकार से यहाँ पर आप देखिए, इंडिया और जापान काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी जो है 70 साल हो चुके हैं इंडिया और जापान के रिलेशन को, तो इस पर भी क्वेश्चन पूछने के बिल्कुल संभावना है। यहाँ पर कुछ देशों के साथ जो हम रिलेशंस देखेंगे उन्हीं पर क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछा गया है, इंडिया और जापान का अब समय आ गया है कि दोनों में रिलेशंस और ज़्यादा मजबूत हो, स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है। जो कहीं ना कहीं एशिया के लिए भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगा और वर्ल्ड के लिए भी महत्वपूर्ण साबित होगा। क्यों महत्वपूर्ण साबित होगा? दोनों के रिलेशन में और मिठास आती है, तो सबसे पहली बात तो ये कि हम चाइना को कर्व कर सकेंगे, समझ में आया? और दोनों एक प्रकार से काफ़ी ज़्यादा गहरा रिश्ता भी रखता है, और दोनों के जो इंटरेस्ट है वो मैच करते हैं। जापान इंडिया में इन्वेस्ट कर सकता है और करता भी है, ठीक है। और इंडिया जापान के लिए ऑल्सो भी इम्पोर्टेंट है बिकॉज ऑफ द कल्चरल रिलेशंस, या फिर भारत के प्रोडक्ट्स वहाँ पर सेल किए जा सकते हैं मार्केट के रूप में, देख लो, ठीक है। तो इसके ऊपर आपको कमेंट करनी है। उसके बाद आप देख लो, अब यहाँ पर देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन कभी नहीं पूछेगा इंडिया और जापान के साथ रिलेशन डिस्कस करिए, है ना। लेकिन वो सब हम पढ़ते हैं ताकि हमारे बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझ में आ जाए। उसके बाद आप देख लो, क्वेश्चन नंबर 3 है, इंडिया और यूएस के ऊपर पूछा गया है। डायरेक्ट कभी नहीं पूछा है, इंडिया और यूएस के बीच डायरेक्ट रिलेशन बताइए, ये कभी नहीं पूछेगा, इनडायरेक्टली पूछा है। और उसके बाद देख लो, ये कंटेक्स्ट आपका 2020 में इंडो यूएस
डिफेंस डील्स और इंडो रशियन डिफेंस डील्स दोनों के बीच में इंडो यूएस डिफेंस डील का क्या सिग्निफिकेंस है, ये पूछ लिया गया है। तो आपको ही पता है इंडिया जो है डिफेंस रिलेशन रशिया के साथ भी और यूएसए के साथ भी रखता है ना। बिकॉज भारत आपको ही पता है न्यूट्रल पॉलिसी रखता है कि वैसा हम इंडिपेंडेंट रिलेशन रखेंगे रशिया और यूएसए के बीच, डिस्पाइट कि दोनों के बीच खटास है, लेकिन हम आपसे अलग रिलेशन रखते हैं, आपसे अलग रिलेशन रखते हैं। इसलिए आप देखोगे कि भारत में हमेशा भारत की जीत होती है इंटरनेशनल मैटर पर, बिकॉज भारत नॉन अलाइनमेंट पर फोकस करते रहता है। ठीक है, ये भारत का बहुत बड़ा अचीवमेंट है, ये बात निकल कर आ जाती है। यहाँ पर यही पूछ लिया गया है कि इंडो यूएस डिफेंस डील का क्या सिग्निफिकेंस है ओवर इंडो रशियन डिफेंस डील्स। और यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5, इंडिया और इजराइल का रिलेशन पूछ लिया है। अब इंडिया और इजराइल का रिलेशन अब भी इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज 30 साल हो चुके हैं। 1992 में डिप्लोमेटिक रिलेशंस स्टैब्लिश की गई थी और अब जो है 2022 आ गया है, इसलिए 30 साल हो गए, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनने के प्रोबेबिलिटी बन जाते हैं। उसके बाद आप देख लो 2018 में क्यों क्वेश्चन पूछा गया, ये जो आपका यूएस ईरान न्यूक्लियर पैक्ट कंट्रोवर्सी, यानी कि यूएस जो है जो ईरान न्यूक्लियर डील हुआ था उससे साइडलाइन हो गया था, तब ये न्यूज आई थी। तो इसका क्या इम्पेक्ट होगा इंडिया पर और इंडिया कैसे रिस्पॉन्ड करेगा इस सिचुएशन को, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था। तो कैसे नेशनल इंटरेस्ट को इंडिया को अफेक्ट करेगा, तो मैं भी लिख सकता हूँ, आप भी लिख सकते हो। एक तो ये कि इकोनॉमिक सेक्शन लगेंगे और लग भी गए हैं, और आप देख सकते हो ईरान से जब हम एक समय था काफ़ी ज़्यादा अमाउंट ऑफ तेल इंपोर्ट करते थे, लेकिन सेक्शन के कारण जो है तेल भी इंपोर्ट नहीं करते। और साथ ही साथ जो हमारा चाबहार पोर्ट है वहाँ पर अब जब इकोनॉमिक सेक्शन ही लग गया है तो बहुत सारी इश्यूज निकल कर आ जाती है, कोई वहाँ पर इन्वेस्ट करना नहीं चाहता। ठीक है, ये सब बातें हैं। उसके बाद आप देख लीजिए फिर से आपका क्वेश्चन नंबर अफ्रीका के साथ रिपीट हुआ है 2015 में और 2021 में रिपीट हुआ है, सिमिलर पैटर्न पर है। इंक्रीजिंग इंटरेस्ट ऑफ इंडिया इन अफ्रीका हैज़ इट्स ओन प्रोज एंड कॉन्स, यानी कि अगर हम अफ्रीका से साथ रिलेशन बनाते हैं तो पॉजिटिव भी है और निगेटिव भी है। इसका आंसर आप दे सकते हैं मेरे कमेंट में। तो यहाँ पर आप मेजर ऑल देखोगे, यहाँ पर भी आपको क्लियरिटी कर देते हैं, सीधा सीधी बात, नो बकवास, कि इंडिया यूएस, इंडिया रशिया, इंडिया इजराइल, इंडिया जापान, ठीक है। और अभी इंडिया ईरान का रिलेशन डिस्कस नहीं होगा क्योंकि ईरान इकोनॉमिक सेक्शन लगने के बाद ईरान ज़्यादा न्यूज में रहता नहीं है, तो इस पर रिलेशंस और क्वेश्चंस घूमते रहते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो ना, यूएस, जापान, इजराइल, अफ्रीका, हाँ इंडिया, अफ्रीका, ठीक है। तो इन सब देशों के बीच कोई क्वेश्चन घूमते रहते हैं, तो इस एंगल से आपको प्रिपेयर करनी है। ऐसा नहीं कि अब सब कुछ सारे देश का रिलेशन इस्टेब्लिश करना पड़ना शुरू कर दे। हाँ एक और है इंडिया ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ये बात निकल कर आती है। उसके बाद अब जैसे श्रीलंकन क्राइसिस है तो इंडियन श्रीलंका के बीच हो सकता है पूछ लिया जाए, लेकिन वो नेबरहुड में आ जाएगा। होप यू अंडरस्टूड। तो यहाँ पर भी आप देख लो कोई भारी भरकम क्वेश्चन नहीं आती है। करंट अफेयर्स, यहाँ पर आप देखो करंट अफेयर्स काफ़ी महत्वपूर्ण है, यहाँ पर करंट अफेयर्स का रोल काफ़ी ज़्यादा आ जाता है, ये हमने देखा। अब चलते हैं एक और टॉपिक पर, दैट इज इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये भी करंट अफेयर से जुड़ा है, ठीक है। अब इफेक्ट ऑफ पॉलिसीज एंड पॉलिटिक्स मतलब क्या, डेवलप कंट्रीज मतलब क्या, कि डेवलप कंट्रीज ने कोई पॉलिसी बनाई, कोई एग्रीमेंट, कोई ऑर्गेनाइजेशन बना दी और लेट से वो इंडिया को प्रभावित करेगा, तो उस पर क्वेश्चन पूछ लेगा। जैसे ऑकस की बात करें, ऑकस में भले ही भारत मेंबर नहीं है, ऑकस का कौन है मेंबर, ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस, लेकिन क्योंकि इसका क्या एम था कि चाइना का जो एम्बिशन है इंडो पैसिफिक में, कि भाई साहब इंडो पैसिफिक में चाइना जो है पूरा डोमिनेट करना चाहता है ना, फ्री एंड ओपन पैसिफिक, ओपन रूट, ये भारत का एम है कि भाई साहब जो भी आपके नेविगेशनल रूट हो वो फ्री ओपन हो। तो चाइना अगर डोमिनेट करेगा तो हो सकता है ये रूट पर ग्रहण लग जाए,
इसीलिए उनके एम्बिशन को काउंटर करने के लिए इसको बनाया गया। तो यहाँ पर क्या पूछ लिया गया, इट इज़ गोइंग टू सुपरसीड द एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप इन द रीजन। तो जो भी एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप है क्या उसको सुपरसीड कर लेगा, तो जानने के लिए ये आपको पता होना चाहिए कि एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप क्या है। क्वाड है, ठीक है। तो क्वाड को ये शट डाउन कर देगा या फिर क्वाड की रेलेवेंसी कम हो जाएगी ऑकस के आने के बाद, इस मुद्दे पर आपको विचार डिस्कस करने हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप देखिए, पहले इसको क्लियर कर देते नहीं तो दिक्कतें हो जाएगी। तो ये हमने देखा। फिर दूसरा क्वेश्चन आप देखिए, द यूएसए इज फेसिंग एन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट इन द फॉर्म ऑफ चाइना दैट इज मच मोर चैलेंजिंग दैन अर्स्टवाइल सोवियत यूनियन। तो ये आप एक्सप्लेन करिए। कहने का मतलब ये है कि वर्ल्ड वार इरा तो आप जानते ही होंगे, दो पावर हाउस थे यूएसए और यूएसएसआर, ठीक है। और दोनों में लगभग लगभग इनडायरेक्ट युद्ध होते रहते थे कि कौन सबसे ज़्यादा आगे है ना। तो एक समय था जब दो सुपर पावर थे, लेकिन यूएसएसआर के कोलैप्स के बाद कौन सुपर पावर बच गए, यूएसए बच गया, ठीक है। तो अब आप देखो कि चाइना का जो राइज है ना, वो कहीं ना कहीं इसी हेजमनी, यूएस की जो हेजमनी है उसको चैलेंज कर रहा है। बिकॉज अब यहाँ पर फिर से चाइना ग्लोबल लेवल पर राइज कर रहा है इन टर्म्स ऑफ, आप देख लो डिफेंस के टर्म में देख लो, है ना, मिलिट्री एक्सपेंडिचर देख लो, इकोनॉमिक रोबस्टनेस देख लो, फॉरेक्स रिजर्व देख लो चाइना का, और इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो लेकर आ रहा है, बीआरआई प्रोजेक्ट, ताकि सारे देश को वो इन्फ्लुएंस कर सके। और इतनी ज़्यादा इकोनॉमिक डिपेंडेंसी दूसरे देशों की हो गई है चाइना के ऊपर, क्या इंडिकेट करता है, यही इंडिकेट करता है ना कि चाइना भी जो है राइज कर रहा है। और जब चाइना राइज करेगा तो यूएस को चिंता हो ही जाएगी कि भाई साहब कहीं हमारे पर ही खतरा ना हो जाए, ठीक है, हमारी हेजुमनी पर ही खतरा ना हो जाए। इसलिए आप देखोगे कि दोनों के रिलेशंस जो है काफ़ी ज़्यादा खटास हो रहे हैं, ट्रेड वॉर कह लो या फिर प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी अगेंस्ट चाइना और वाइस वर्सा, या फिर जो आपके ऑर्गेनाइजेशंस बन रहे हैं, क्वाड बन रहे हैं या ऑकस बन रहे हैं, क्यों बन रहा है, चाइना को कर्व करने के लिए ही ना। तो वही बात है, इसको आपको समझना है। ये हमने देखा। उसके बाद देख लो, एग्रीमेंट हुआ तो पूछ लिया गया। तो यही सब बात है। उसके बाद देख लो, स्ट्रिंग ऑफ पल्स एक समय काफ़ी ज़्यादा न्यूज में थी। स्ट्रिंग ऑफ पल्स मतलब समझते हो, आ, मोतियों का एक हार, ठीक है। तो स्ट्रिंग ऑफ पल्स ये क्या, यूँ कहो कि टर्म है जो यूज किया जाता है कि चाइना जो है वो भारत को स्ट्रेटेजिकली घेर रहा है, अपने नेबर रिलेशंस को अपने कंट्रोल में लाकर। यानी कि यूँ कहो कि जैसे बांग्लादेश में वहाँ पर कुछ इन्वेस्ट कर लिया, इतनी ज़्यादा इकोनॉमिक डिपेंडेंसी कर ली कि बांग्लादेश चाइना के प्रभाव में आ गया। फिर नेपाल को देख लो, फिर आपका श्रीलंका को देख लो, फिर मॉरिशस को देख लो, फिर ओमान को देख लो। तो एक प्रकार से लगेगा कि चाइना जो है इंडिया को घेर लिया है, ठीक है। तो ये हो गया स्ट्रिंग ऑफ पल्स। तो कैसे ये इम्पेक्ट करेगा इंडिया को, तो भारत ने क्या स्टेप लिया टू काउंटर दिस, तो भारत को स्टेप लेना भी होगा, और लिया क्या है ये आपको बताना है। उसके बाद देख लो क्वेश्चन नंबर 7, आप देखो, थोड़ा सा ध्यान रखना, उसको आप लिंक करना श्रीलंका से। जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट मालदीव्स में हुए हैं इन द लास्ट 2 ईयर्स, यानी कि मालदीव्स एक समय क्राइसिस में था, ठीक है, वहाँ पर पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। तो भारत को चिंता करने की बात है, ये 2013 का है, लेकिन उसको आप श्रीलंका से कंटेक्स्ट से लिंक करो कि भाई साहब श्रीलंका में अभी इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है, पॉलिटिकल क्राइसिस चल रही है, तो भारत पर इसका क्या इम्पेक्ट हो सकता है, रिफ्यूजी का क्राइसिस हो सकता है ना। एक तो ये है, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि आखिरकार क्राइसिस हुआ कैसे, इसको समझना जरूरी है। उसके लिए बहुत सारे कारण है, डेप्ट पॉलिसी ऑफ चाइना, या फिर यूँ कह सकते हैं फॉरेक्स कम हो जाना, ठीक है, एलोंग विथ काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्ट डिपेंडेंसी श्रीलंका की थी। तो वो सब बहुत सारे कारण हैं, वो हम देख लेंगे करंट कंटेक्स्ट को ध्यान में रख के। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो भारत पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इस प्रकार की इनस्टेबिलिटी का, तो आप देख लो किस प्रकार से इंडिया को सेंटर में रख के कि भारत पर ठीक है कोई एग्रीमेंट हुआ था, भारत पर क्या इम्पैक्ट होगा, भारत पर क्या इम्पैक्ट होगा, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। और इंडियन डायस्पोरा का तो हमने बता दिया,
नाउ कम्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, है ना, जो काफ़ी ज़्यादा यूपीएससी का फेवरेट भी है। और यूपीएससी का फेवरेट होने का कारण ये भी है क्योंकि हर एक साल इंटरनेशनल समिट होते रहते हैं और हर एक साल कुछ ना कुछ हाइलाइट्स और एग्रीमेंट्स और डिक्लेरेशन होते रहता है। तो जाहिर सी बात है यूपीएससी हमेशा लेवल प्लेइंग फील्ड करना चाहती है। तो क्या करेगी, स्टैटिक तो पूछेगी नहीं कि वैसा बताओ इंडिया पाकिस्तान के बीच में क्या रिलेशन चल रहा है। वो तो पूछेगी कि अगर कोई करंट अफेयर्स में मुद्दे रहे हैं तो उस मुद्दे को घुमा फिरा कर पूछ ली जाएगी। वही बात है, इसीलिए इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन में कभी समिट हुआ या फिर आपका कुछ रिफॉर्म्स की बात चल रही है, जैसे यूएनएससी की ही बात कर लो, तो अल्टीमेटली क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख लो एससीओ, संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, अब देख लो ईरान मेंबर बन गया तो एससीओ में 9 मेंबर हो गए। हो सकता है कुछ पूछ लिया जाए। एससीओ की 13 मीटिंग चाइना में हुई थी, 14th आपका इंडिया में होगा, ठीक है, 2023 में। 2023 वैसे भी सिग्निफिकेंट है बिकॉज G20 की प्रेसिडेंसी इंडिया को ही मिल गई है, तो दोनों तरफ से इम्पोर्टेंट रखता है। तो यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है कि एम्स एंड ऑब्जेक्टिव क्या है एससीओ का, और क्या एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स जो एससीओ की है उसको फुलफिल कर रहा है। भाई साहब नहीं फुलफिल कर रहा है, सीधी बात करें, क्योंकि एक एम्स एंड ऑब्जेक्टिव है टेररिज्म को डील करने का, लेकिन पता चला कि चाइना जो है पाकिस्तान को सपोर्ट ही करते रहता है ना। जब भारत बोलेगा बैन करो सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन को तो बैन नहीं करता, ठीक है। उसके बाद ये भी देख लो आप कि एससीओ में चाइना का दबदबा है, लेकिन फिर भी भारत के लिए क्या ये महत्वपूर्ण रखता है। तो आप देख लो और क्वेश्चन के पैटर्न को देखो, एससीओ पूछा, फिर WHO पैंडेमिक में उसकी रेलेवेंसी पूछ ली कि भाई साहब क्यों बैठे हो जब आपने कंट्रोल ही नहीं कर पाया। और ये मुझे पूरी गारंटी थी कि आएगी और क्वेश्चन आई ही। उसके बाद यूनेस्को ले लो, यूनेस्को के ऊपर क्वेश्चन पूछ गया। उसके बाद डब्ल्यूटीओ हमेशा अगर मुद्दा रहेगा डब्ल्यूटीओ में एक तो पूछ ली जाएगा। जैसे डब्ल्यूटीओ में एग्रीकल्चर सब्सिडी को लेकर मुद्दा भटक रहा था तो अल्टीमेटली पूछ लिया गया। यहाँ पर देखो उसी प्रकार से अभी जो है वो फिशिंग सब्सिडी को लेकर मुद्दा भटक रहा है, तो चांसेस है कि पूछ लिया जाए, ठीक है। उसके बाद देख लो इकोसॉक, जो आपका प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, 6 प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन है यूएन के, इसमें से वन ऑफ द इज इकोसॉक। तो मेन फंक्शन इकोसॉक का क्या है और डिफरेंट फंक्शनल कमीशंस जो इसके साथ अटैच है उसको बताइए। उसके बाद देख लो मैक ब्रिज कमीशन, तो अगर ये न्यूज़ में रहेगा ना मैक ब्रिज कमीशन जरूर न्यूज़ में रहा होगा इसलिए पूछा होगा। उसके बाद फिर से देख लो डब्ल्यूटीओ, तो डब्ल्यूटीओ कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर कौन कौन से मुद्दे यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर आप डब्ल्यूटीओ को सदाबहार मान लो, WHO को सदाबहार मान लो, यूएनएससी को सदाबहार मान लो, ठीक है, और एससीओ को सदाबहार मान लो, और 2-3 मैंने लिख के रखे थे भूल गया, बट इन सबको सदाबहार मान के चलिए, इन सब पर मुद्दे घूमते फिरते रहते हैं, ठीक है। और हाँ यूनेस्को का कुछ आ गया तो यूनेस्को को भी ले सकते हो, ठीक है। और यूएनएचआरसी पर भी पूछ सकता है, यूएनएचआरसी अगर करंट कंटेक्स्ट में रहा तो इस प्रकार से आप देखो लो ओवरऑल पर्सपेक्टिव आपको पता चल गया होगा। इंडियन डायस्पोरा का हमने बता ही दिया है। तो सदाबहार कहने का मतलब ये है कि करंट अफेयर्स कवर करना जरूरी है। तो क्या एनालिसिस निकल कर आता है हमें, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंटरनेशनल रिलेशन में करंट अफेयर्स काफ़ी महत्वपूर्ण है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात डायरेक्ट क्वेश्चन कि भाई साहब इंडिया पाकिस्तान रिलेशन, इंडिया यूएसए रिलेशन ऐसे नहीं आते। तीसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि भाई साहब ज़्यादा आपको दिमाग खर्च करने की ज़रूरत नहीं होगी, आराम से आप इसको कवर कर लोगे। वैसे भी हम जो लेक्चर बताएंगे आपको कवर हो जाएगा। चौथी इंपॉर्टेंट बात, चाइना से रिलेटेड अगर कुछ रहा तो क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है, जो क्योंकि चाइना जो भी एक्शन लेता है वो इंडिया के इंटरेस्ट को अफेक्ट कर सकता है। पांचवी इंपॉर्टेंट बात, जो आपका नेबरहुड रिलेशंस से क्वेश्चन है उसकी अमाउंट घट रही है। हाँ अगर इंटरनेशनल एग्रीमेंट कुछ है वो यूज अब साइन होती है जो महत्वपूर्ण है पूछ लेगा। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है ये जो मैंने आपको बताया इधर, यहाँ पर आपका G20 भी आ जाता है, G20 भी आ जाता है, ठीक है। G20 काफ़ी महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्यों, बिकॉज प्रेसिडेंसी भारत के पास आई है, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा चर्चा भी हुआ है, बहुत सारे मीटिंग्स जो है G20 के हो रहे हैं भारत में, तो ध्यान रखना है आपको। और G20 का जो बाली इंडोनेशिया में हुआ, आई थिंक 17th है समिट, उसका भी आउटकम पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है।
ठीक है। तो ऐसे करके हम देखेंगे WTO, WHO, UNSCSCO, G20 और कोई अगर नया बैंक है NDDB या फिर AIIB, तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लेंगे। या फिर वर्ल्ड बैंक की न्यूज़ में हो तो उस पर भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन पूछा नहीं गया अभी तक, काफ़ी कम। तो होप यू अंडरस्टूड। तो इन सब पॉइंट को हमने डिस्कस किया, यहाँ तक 4-5 पॉइंट हमने डिस्कस किया। और क्या पॉइंट करना है कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और क्या आपको ध्यान देना है कि भारत पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, कोई भी नेशनल लेवल इंटरनेशनल लेवल पर। लेट से कि आपका इवेंट चल रहा है जैसे रशिया यूक्रेन वॉर है, ठीक है। तो भारत पर क्या इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। भारत जो है क्या स्टैंड रखता है इस मुद्दे पर, ऐसे करके क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्योंकि जिस प्रकार से पैटर्न हमने आपको बताया आप भी समझ गए होंगे, ठीक है। ये बात निकल कर आ गया। और साथ ही साथ कोविड वाला बात तो हमने सोसाइटी में डिस्कस करवा ही दिया आपको। तो होप यू अंडरस्टूड। यहाँ तक मैंने आपको समझा दिया, रिलेवेंस बता दिया। अब आप ही जज कर सकते हो कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो वर्ल्ड बैंक पर पूछ ही लिए गए। वर्ल्ड बैंक IMF दोनों ब्रिटेन वुड इंस्टीट्यूशन है, क्यों? क्योंकि यहीं से निकले दोनों, और दोनों फाइनेंसिंग का काम करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ डिफरेंसेस हैं। येट देयर रोल फंक्शन मैंडेट्स आर डिस्टिंक्टली डिफरेंट। तो कंपेरिजन करके पूछ लिया जाता है। इसमें वर्ल्ड बैंक और IMF पूछ लिया गया। और फिर उसके बाद देखो आपने जो NDB है और AIIB है, यहाँ पर देखो न्यू डेवलपमेंट बैंक और AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट, दोनों के बीच कंपेरिजन पूछ लिया गया। तो ऐसे करके पूछ लिया जाता है। तो ये है, तो ज़्यादा भारी भरकम चीज़ नहीं है। करंट अफेयर से आपको जुड़े रहना है, ठीक है। मेन मुद्दा यही है। तो होप यू अंडरस्टूड। यहाँ तक हमने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट लेक्चर सीरीज में हम शुरुआत करेंगे ओनली आइज के मैगजीन्स की। और ये आप देख सकते हो, आपका ओनली आइज का प्रहार मैगजीन है, ठीक है। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ये 2022 का है। तो जो आपके करंट अफेयर्स है ना, विजन IAS के 1 ईयरली मेंस के आते हैं, उससे आपको अपडेट कर लेना है। तो इसे ध्यान रखना है, यहाँ से थोड़े बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। लेकिन मैंने इसको अभी तक पढ़ा नहीं है, पहले एक बार देखता हूँ, उसके बाद आपको ये स्टार्ट करवाऊँगा, ठीक है। तो नेबरहुड रिलेशंस में हम देखेंगे, जहाँ पर आपका इंडिया पाकिस्तान के क्या रिलेशन है। थोड़ा सा आपको ये सब मुद्दे समझने आने में आसानी होगी। जैसे भारत का मैप काफ़ी आसान से बना सकते हो, भारत का मैप। और ध्यान रखना आपको भारत का मैप बनाने आना चाहिए, ठीक है, जो भी है। तो भारत का मैप आप बनाओगे, उसके बाद आपको ये सब मुद्दे समझ में आएंगी। तो ये ध्यान रखना है आपको। और उसके बाद इंडिया बांग्लादेश रिलेशन हम देखेंगे। उसके बाद इंडिया नेपाल, ये सब जो भी हम देखेंगे छोटे छोटे हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और रिलेशन जब भी हम देखेंगे ना, तो इकोनॉमिक, स्ट्रेटेजिक, डिफेंस और टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी और इंडियन ओशियन, ऐसे करके आपको देखना है। उसके बाद आपको कोई परेशानी नहीं आएगी, ठीक है। इंडिया यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। उसके बाद आप देखो रीजनल ग्रुपिंग्स आ जाएगा, UNSC मतलब SCO। होप यू विल अंडरस्टूड बेटर वे में। उसके बाद खात्मा करेंगे इसका। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स। कैसा कैसा लगा आपको लेक्चर सीरीज, जल्दी से बताना ना भूले। योर मोटिवेशन विल बी माई मोटिवेशन एंड माई मोटिवेशन विल बी योर मोटिवेशन। ऐसा ट्रेंड बनाकर चलिए। और हैव ए नाइस डे। थैंक यू वेरी मच।